स्वागत है आपका प्रभु साइंस एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम छात्रों के लिए कोशिका सेल चैप्टर के बारे में। हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास मेरे प्यारे साथियों, कोशिका की जब हम बात करते हैं, जब हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका हमारे पास क्या हुआ करता है। हमने छोटे क्लासेस के अंदर में, हमने छोटी कक्षाओं के अंदर में क्या क्या पढ़ा है कि कोशिका हमारे पास जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हुआ करती है। तो कोशिका की परिभाषा में हम दो महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, क्या कि ये है हमारे पास संरचनात्मक और हमारे पास क्रियात्मक या फिर कार्यात्मक इकाई, हम इसको कह देते हैं। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हमारे पास ये कहलाया करती है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि कोशिका हमारे पास मानव शरीर की या फिर किसी भी जीवन की क्या है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी जीव की हम शरीर की संरचना को हम देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी जीव की शरीर की संरचना की जो सबसे छोटी इकाई होती है मेरे प्यारे साथियों, तो वो क्या होता है, हमारे पास कोशिका ही हुआ करता है। ठीक है, मतलब कि क्या हमारे पास कोशिका से ऐसी कोई छोटी संरचना नहीं पाई जाती। ठीक है, कोशिका से हमारे पास कोई छोटी संरचना ऐसी नहीं है। ठीक है, छोटी संरचना नहीं है जिसके अंदर में जीवन पाई जाए। कोशिका से छोटी संरचना के भीतर जीवन नहीं पाया जाता, भीतर जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता। बात समझ में आया क्या? तो कोशिका से ऐसी कोई छोटी संरचना नहीं देखने मिलती, इसके अंदर में जीवन पाया जाता है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई हमारे पास? किसी भी जीव के शरीर की संरचना की बात करें तो सबसे छोटी इकाई हमें देखने मिलती है। क्या देखने मिलती है? कोशिका देखने मिलती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक इकाई। ठीक है, अच्छा, जीवन को चलाने के लिए हमारे पास जीव के अंदर बहुत सारी क्रियाकलाप हो रही होती है। शरीर के अंदर में कई सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होती हैं, हमारे पास बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं हो कहाँ रही होती हैं? ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, जब हम प्यारे साथियों देखते हैं कि पौधों के अंदर में भोजन का निर्माण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से हमारे पास जब भोजन का निर्माण हो रहा होता है तो सारी की सारी प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कहाँ पे होती है? वो कोशिका के अंदर ही तो होती है। हमारे पास जो हरी पत्तियां हैं उनके अंदर में जो मेसोफिल कोशिका है, मेसोफिल कोशिका के अंदर में हमारे पास क्या होते हैं? हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर में पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, क्लोरोफिल, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है वो हमारे पास हरित लवक के अंदर में जो हमारे पास पिगमेंट है, वर्णक है, क्लोरोफिल, वो क्या करता है? उस ऊर्जा को ले लेता है और फिर उस सौर ऊर्जा की मदद से हम क्या करते हैं? हम ग्लूकोज का, भोजन का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि जीवन को चलाने के लिए पौधे के अंदर जो सबसे बेसिक, सबसे जो मूलभूत प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, वो हो कहाँ पे रहा है? कोशिका के अंदर में हो रहा है। खैर, ये तो हो गई कि बड़े आकार के जो जीव हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर में फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल लिया। आपने निम्न कक्षाओं के अंदर में पढ़ा होगा अमीबा कोशिका के बारे में। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीव के अंदर में पूरी की पूरी जीवन प्रक्रिया, जीव की संरचना तो एक सेल की है ही, एक कोशिका की है ही, लेकिन पूरी की पूरी जीवन की प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है? सब सेल के अंदर में ही तो हो रही है। सब कहाँ पे हो रही है? सेल के अंदर में ही तो हो रही है। तो अब इन दो शब्दों के मतलब से आप बिल्कुल रूबरू हो चुके होंगे कि हमारे पास कोशिका को क्यों हम शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। किसी भी जीव की आप बात कर लें, किसी भी जीव की बात कर लें, उसका शरीर सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो यूनिट है, सबसे छोटा इकाई जो है वो क्या है? हमारे पास कोशिका है। ओके, कोशिका से ऐसी कोई छोटी संरचना नहीं जिसके अंदर जीवन पाया जा सकता है। ओके, मतलब कि कोशिका ही सबसे छोटी स्ट्रक्चर है, सबसे छोटी इकाई है, संरचना है, जिसके अंदर में हम जीवन को देख पाते हैं।
इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे स्टूडेंट्स? चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब कोशिका की खोज के ऊपर में हमारे पास अलग अलग समय पे अलग अलग वैज्ञानिक जो है हमारे पास काम कर रहे थे। मुझे एक मिटाने के लिए पेपर का प्रबंध करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं कि कोशिका के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिक जो हैं इनकी खोज कैसे हुई कोशिका की, इसके ऊपर में कोशिका का जो सिद्धांत है हमारे पास, उसके लिए कौन कौन से वैज्ञानिक हमारे पास जिम्मेवार हैं, किन किन साइंटिस्ट ने हमारे पास, किन किन वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर में अध्ययन किया और अपने सिद्धांत को उन्होंने बताया। तो कोशिका के हम खोज की बात करें तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम कोशिका को किसने खोजा? कोशिका की खोज हमारे पास जिस साइंटिस्ट ने किया था फर्स्ट टाइम, वो है हमारे पास कौन? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। ठीक है, पहली बार रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 ईस्वी के अंदर में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने मृत उत्तक की मदद से हमारे पास कोशिका की खोज की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसमें भी आपका आंसर चला जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका। तो आपका सवाल मन में आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि लिविंग जो हमारे पास जीवित कोशिका है उसको पहली बार किसने खोजा था? ठीक है, तो प्यारे साथियों, जीवित कोशिका की खोज की बात करें, जीवित कोशिका, ठीक है, इसको पहली बार खोजने वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है, एंटन वॉन एवी लिवेनहॉक। ठीक है, एंटन वॉन लिवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके अलावा एंटन वॉन लिवेनहॉक को हमारे पास पहली बार जीवाणु की खोज के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने पहली बार जो हमारे पास मनुष्य के अंदर में मानव, ठीक है, स्पर्म है, उसकी भी खोज के लिए जाना जाता है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी हम वैज्ञानिकों की चर्चा करें तो हमारे पास कोशिका के अंदर में जो केंद्रक पाया जाता है उसके खोज के लिए हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन साहब को क्रेडिट दिया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें राइबोसोम की डिस्कवरी के लिए तो उसको जॉर्ज पैलेट को हमारे पास क्या किया जाता है? क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने खोजा था जॉर्ज पैलेट, इसलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, जॉर्ज पैलेट के सम्मान में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्जी एपरेटस, गोल्जी अंग के बारे में अगर हम बात करें तो उसको कैमिलो गोल्जी साहब ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इन वैज्ञानिकों के नाम जो महत्वपूर्ण नाम है आप उसको ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने की, जीवित कोशिका की पहली बार खोज एंटन वॉन लिवेनहॉक ने की। तो ये हमारे पास कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने बताए जिसको आप साथ में नोट करते चलेंगे और ध्यान में रखते चलेंगे। ओके, अगर हम बात करें कि कोशिका के नंबर के आधार पर, ठीक है, कोशिका के नंबर के आधार पर हमारे पास कितने प्रकार के जीव होते हैं? ठीक है, कोशिका के नंबर के आधार पर प्यारे साथियों हमारे पास 2 प्रकार के जीव होते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, मतलब कि उसके पूरे शरीर की संरचना कितने सेल की है, कितनी कोशिका की है? एक कोशिका की, इसलिए हमने क्या बोल दिया? एक कोशिकीय जीव। अब हम बात करें पौधों की, जो बड़े साइज के ट्रीज दिखाई देते हैं, बड़े साइज के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बड़े साइज के जो मनुष्य या फिर और जो जंतु दिखाई देते हैं हमारे पास, ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, मिलियन, ट्रिलियन, लाखों, करोड़ों, अरबों में हमारे पास क्या है? कोशिकाएं हैं। तो प्यारे साथियों, जिन जीवों के अंदर में लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में कोशिकाएं मौजूद हैं उनको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जिनके अंदर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। ओके, तो कोशिका की संख्या के आधार पर, ठीक है, कोशिका संख्या के आधार पर, ठीक है,
जो जीव हैं उनके हमारे पास दो प्रकार देखने मिलते हैं। पहला हो गया एक कोशिकीय जीव, जिनकी पूरी की पूरी जो हमारे पास शरीर का संरचना है वो कितने सेल से बना रहेगा? एक सेल से, जिसको हम यूनिसेलुलर अंग्रेजी में कह देते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके। दूसरे प्रकार के जीव बहुकोशिकीय। ये तो बहुत मूलभूत बातें हो गई मेरे प्यारे साथियों। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास एक कोशिकीय जीव हैं और बहुकोशिकीय जीव हैं, ये धरती पर आए कैसे, इनका आगमन कैसे हुआ। ठीक है, दो प्रकार के सेल हमारे पास और होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, पहली बार जब धरती बना होगा तो उस समय अचानक से जीवन आ गया होगा क्या? नहीं, धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ है ना, जिसको हम जैव विकास कहते हैं। धीरे धीरे एडवांस टाइप के हमारे पास विकसित प्रकार के जीव देखने मिले धरती के ऊपर में। शुरू में तो एक गर्म एक जो है मास था, एक बॉडी था धरती जो है, उसके ऊपर बड़े बड़े गड्ढे थे। धीरे धीरे पानी बढ़ा, सागर महासागर का निर्माण हुआ और फिर पानी गर्म रहा होगा शुरू। तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ होगा? गर्म पानी के अंदर में बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही होगी। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स का निर्माण भी हो रहा होगा, बहुत सारे अणुओं का निर्माण हो रहा होगा। उसमें से हमारे पास कुछ प्रोटीन भी बने होंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी बने होंगे, कुछ अमीनो अम्ल भी बने होंगे, और इन सबको मिला करके पहली बार एक कोशिका का निर्माण हुआ होगा। तो जो सबसे प्रिमिटिव टाइप की कोशिका है, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर मेरे छात्रों अगर बात करूं, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के कोशिका हो गए। पहला हो गया मेरे प्यारे छात्रों प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा जो हमारे पास आ गया वो आ गया यूकैरियोटिक। बहुत दिन बाद हिंदी मीडियम के छात्रों को पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी ख़राब हो सकती है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी प्यारे छात्रों क्लास के अंदर में जो एक अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमारे पास दो प्रकार की कोशिका हो गई, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, पहली बार कौन सी कोशिका बनी गुरुजी? तो पहली बार कोशिका जो निर्माण हुई थी हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये हमारे पास पुरानी प्रकार की कोशिका है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप की कोशिका हमारे पास, इसको बोल देंगे हम ना, प्रिमिटिव टाइप का हो गया ये। ठीक है, मतलब कि पुराने प्रकार का हो गया, मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विकसित जो है कोशिका अंग का आपको देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर में विकसित जो है केंद्रक देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी बात पर डिफरेंस देख लें क्या दोनों के बीच में। इसी बात पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो पुराने प्रकार की कोशिका है और जो नए प्रकार की कोशिका है उसके बीच में क्या क्या अंतर है, उसके बीच में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि एक प्रिमिटिव टाइप का है और एक पुराने टाइप का, एक नए टाइप का हो गया ना। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास प्रोकैरियोटिक टाइप का कोशिका। ठीक है, एक हो गया हमारे पास प्रोकैरियोटिक टाइप का कोशिका और दूसरा हो गया, सेकंड है यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक दो टाइप के हमारे पास कोशिका हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पुरानी प्रकार की हो गई
ठीक है, पुराने प्रकार की, हम इसको अविकसित बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, विकसित प्रकार की, एडवांस है। ये जो है एडवांस प्रकार का कोशिका है, विकसित प्रकार का कोशिका है, ठीक है। तो ये पहली बात। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आपको देखने मिलेगा, इसके अंदर में विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर में विकसित केंद्रक पाए जाएंगे, विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है मेरे प्यारे छात्रों, इसके अंदर में, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है, DNA पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर में हेलिकल DNA पाया जाएगा। चौथा, अगर और डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में मेसोसोम के अंदर वायवीय श्वसन होता है। और इधर अगर बात करें तो इसके अंदर में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर डिफरेंस की बात करें और अगर अंतर की बात करें तो और क्या हो सकता है, इसके अंदर में पांचवा जो अंतर है प्यारे छात्रों, ठीक है, इसके अंदर झिल्लीदार कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये पुराने प्रकार की कोशिका है, तो इसके अंदर में प्यारे छात्रों कोशिका अंगक जो है झिल्लीदार नहीं होंगे, ठीक है। इसके अंदर में झिल्लीदार कोशिका अंगक होंगे, झिल्लीदार भी होंगे और झिल्ली रहित कोशिका अंगक भी इसके अंदर में होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं, ये कुछ अंतर हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में, जो दोनों के बीच में हम अंतर देख रहे हैं। इसके अलावा और अगर हम अंतर की बात करें तो इसके अंदर जो है सो हमारे पास जो सेल की, कोशिका की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, उसके हमारे पास कंपोजिशन में भी अंतर देखने मिलता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर जो कोशिका भित्ति होगी वो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका में अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में जो सेल भित्ति होती है, जैसे कि पौधे, वो यूकैरियोटिक जीव हैं, तो वहाँ पर तो पौधों के सेल में कोशिका भित्ति देखने मिलेगी, तो वहाँ पर सेलुलोजिक सेल भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी हुई सेल भित्ति, ठीक है। अच्छा, अगर जंतु की यूकैरियोटिक कोशिका है तो वहाँ पर सेल भित्ति देखने, कोशिका भित्ति देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कवक है, ठीक है,
फंजाई है तो उसके अंदर में कोशिका भित्ति देखने मिलेगी, यूकैरियोटिक है वो भी, तो उसके अंदर में कोशिका भित्ति कैसी देखने मिलेगी, काइटिन की बनी हुई देखने मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिका भित्ति के कंपोजिशन में भी हमें अंतर देखने मिलता है। एक और चीज़ हमें देखने जो मिलता है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर में जो आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल की बात करें, राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो आरएनए में हमारे पास ये यहाँ पर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए देखने मिलता है। एमआरएनए फॉर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जो संदेश को लेकर के केंद्रक से आएगा और जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे पास आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, वहाँ से ठीक है आनुवंशिक जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना लेकर के आएगा और उसके मदद से आरएनए पर जो सूचना रहेगी उसको पढ़ करके हमारा कोशिका क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर प्यारे छात्रों कैसा रहेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, और यहाँ पर जो देखने मिलेगा वो मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए देखने मिलेगा यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में। इतनी बात समझ रहे हैं क्या? इतनी बात समझ रहे हैं? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। ओके, चले अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर देखने मिल सकता है। जो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका देखा उसके अंदर में 5-7 से उसके अलावा भी और अंतर हम देख सकते हैं, तो अभी हम उसको ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, आगे चल करके जो है आगे उसको हम विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। ओके, जैसे कि एक और अंतर हम जान सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है हमारे पास, उसके अंदर राइबोसोम जो है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, कि ये राइबोसोम जो है, राइबोसोम जिसको किसने खोजा था, याद करें, शुरू में बताया है जॉर्ज पैलेड ने, तो इसको पैलेड पार्टिकल भी बोलते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण इसी में होता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो इसकी दो हमारे पास ठीक है सह इकाइयाँ होती हैं, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, और जो दोनों इकाइयाँ हैं वो आपस में कैसे जुड़ती हैं, वो दोनों इकाइयाँ ठीक है, ये हो गया हमारे पास बड़ी इकाई, और इन दोनों को जोड़ने का काम करती है हमारे पास मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, बात समझ में आया? ये दोनों इकाई कैसे जुड़ती है, छोटी इकाई बड़ी इकाई? मैग्नीशियम आयन की मदद से। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो हुआ 70S और दूसरा हो गया 80S। तो जो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है उसके अंदर में 80S राइबोसोम देखने मिलता है, और जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है उसके अंदर में हमें क्या देखने मिलता है, 70S प्रकार का राइबोसोम देखने मिलता है। ठीक है, तो सर एक इसमें बड़ी इकाई होगी छोटी इकाई होगी जी, तो इसके अंदर में जो बड़ी इकाई है, ठीक है, बड़ी को मैं लार्ज सब यूनिट बोल रहा हूँ। ठीक है, बड़ी इकाई को, तो लार्ज वाला जो है इसके अंदर में 50S का होता है, और स्मॉल वाला जो होता है वो होता है हमारे पास 30S का। ये S क्या है? ठीक है, इसको स्वेडबर्ग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, ये जोड़ना नहीं है, ये गणित नहीं है। ठीक है, कि 50 और 30 जोड़ दिए तो 80 हो गया। ठीक है, नहीं, ये लार्ज सब यूनिट का नाम है 50S और स्मॉल सब यूनिट का नाम है, छोटी इकाई का नाम है 30S। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर में हम बात करते हैं 80S में भी तो एक बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई होगी ना। ठीक है, तो इसके अंदर जो बड़ी इकाई है वो है 60S लार्ज, और छोटी इकाई का जो हमारे पास है वो है 40S। ठीक है, 40S छोटी इकाई हो जाया करती है हमारे पास। ठीक है,
तो इतनी बात जो है सो आपको ध्यान रखना है। तो 70s प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में देखने मिलती है और 80s यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में देखने मिलती है। एक चीज और आपको ध्यान देना है क्या, कि जो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर में प्लास्टिड भी है, जिनके पास अपना जो है राइबोसोम होता है। ठीक है, इनके पास अपना जो है सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास उनके अंदर भी 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, मतलब कि एक यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका हुई। ठीक है, और इसके अंदर में मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होगा, ठीक है, वो होगा 70s टाइप का। अब बाहर में जो हमारे पास राइबोसोम होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया केंद्रक, और बाहर में जो राइबोसोम होगा, ठीक है, वो हमारे पास 80s टाइप का होगा। मतलब कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में तो दोनों टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है डियर स्टूडेंट, वहां पर बच्चे क्या देखने मिलेगा, 70s प्रकार का राइबोसोम देखने मिलेगा, और बाहर में 80s टाइप का राइबोसोम देखने मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब चलिए देखते हैं हम कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या हमें मुख्य अंतर जो है वो ध्यान में रखने हैं, जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि भाई जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो मेन डिफरेंस आपको बाहर से दिखाई देगा, ठीक है, क्या जो मेन डिफरेंस आपको ध्यान देना है क्या, कि ये पादप कोशिका के अंदर में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, ठीक है, पाया जाएगा, इसके अंदर में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति ये थोड़ा सा लाइट चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है हमारे पास पादप कोशिका में पाई जाएगी, और इधर कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, पादप कोशिका के अंदर में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हरित लवक देखने मिलता है। ठीक है, जिसके मदद से पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण ही तो ऐसी प्रक्रिया है जिसके मदद से पूरे इस धरती के ऊपर में हर एक जीव को भोजन मिलता है। पौधे अगर प्रकाश संश्लेषण ना करें तो हमारे पास जो घास खाने वाले जीव हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, उनको भोजन नहीं मिलेगा, और फिर शाकाहारी जीव जब जीवित नहीं बचेंगे तो मांस खाने वाले जीव को भी मांस नहीं मिलेगा। इस तरह से पूरा भोजन का चक्र जो है धरती के ऊपर में खराब हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्या हमारे पास वो प्रक्रिया है जिसकी मदद से, मतलब डायरेक्टली, ठीक है ना, सीधे सीधे तौर पे या फिर साइड से जो है भोजन हर एक जीव को प्रकाश संश्लेषण से ही मिलता है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास, इनके पास क्या होता है, पादप कोशिका में प्लास्टिड देखने मिलता है, हरित लवक देखने मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रकार का प्लास्टिड है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा चीज कि पादप कोशिका के अंदर में एक बड़े साइज का लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलता है, जिसके अंदर पादप कोशिका पानी भर करके, मिनरल भर करके और वेस्ट मटेरियल सेल का उसके अंदर रखता है, और जो सेल को एक हमारे पास एक आकार प्रदान करने में बड़ा मदद करता है। ठीक है, और एनिमल जंतु कोशिका की अगर हम बात करें तो जंतु कोशिका में जो वैक्यूल है वो छोटे साइज का हुआ करता है। अब पादप कोशिका के अंदर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मतलब कि बड़े आकार का केंद्रीय वैक्यूल पाया जाता है, जिसके मदद से सेल का एक आकार प्रदान करने में मदद मिल जाता है। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। पादप कोशिका के अंदर में और क्या चीज़ें आपको खास बात देखने मिल जाएगी जो जंतु कोशिका में देखने नहीं मिलती है। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर में हमारे पास सेंट्रियोल देखने नहीं मिलता है। सेंट्रियोल क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय में हमारे पास मदद क्या करता है सेंट्रियोल, तो ये हमारे पास पादप कोशिका में देखने नहीं मिलता है, जंतु कोशिका के अंदर में सेंट्रियोल पाया जाता है। ओके, इसके अलावा और अगर हम बात करें
तो और क्या देखने मिल जाएगा। अच्छा देखिए, बड़े सेल जो बड़े आकार के जीव हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोशिकीय जीव हैं, तो उनके सेल आपस में, कोशिका जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, कोशिका आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो दोनों सेल के बीच में क्या रहेगा, जंक्शन रहेगा। क्या रहेगा, जंक्शन रहेगा, ठीक है। तो पादप कोशिका के अंदर में दो सेल के बीच में जो जंक्शन होता है मेरे प्यारे साथियों, वो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। दो सेल के बीच का जो कनेक्शन होता है, अंतर कोशिकीय जो कनेक्शन होता है, ठीक है, जुड़ाव जो होता है, इसके माध्यम से पदार्थ जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर में स्थानांतरित हो पाते हैं। तो उस कनेक्शन को, ठीक है, उस रास्ते को हम बोलते हैं पादप कोशिका के बीच में क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके। अच्छा, अगर हम बात करें जंतु कोशिका में, तो वहाँ जो है हमारे पास दो कोशिका के बीच के जुड़ाव को क्या बोलते हैं, जंक्शन, ठीक है। 3 प्रकार के जंक्शन होते हैं, ठीक है ना, 3 प्रकार के जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। कोशिकीय जंक्शन जो है बीच में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन। अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के हमारे पास जंक्शन हुआ करते हैं, जिसकी मदद से कोशिका क्या करती है, पदार्थों का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कर पाती है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। लाइसोसोम की बात करें, ठीक है, लाइसोसोम जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास आत्मघाती थैली है, ठीक है। तो वो जंतु कोशिका के अंदर में ज़्यादा प्रोमिनेंट लेवल पर पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका के अंदर में वो थोड़ा सा कम प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। तो ये जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में कुछ अंतर थे। इसी तरह से आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, और कोई भी प्रकार की अगर डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर में बहुत सारी रोचक जानकारियों के साथ, और कोशिका के अंदर में और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।